Assalamu alaikum. I hope I am audible and the screen is visible. Imagine you sleep in your cozy room and suddenly you wake up in a massive, ancient castle, just like you experienced and seen in Harry Potter movie. I hope आप सबने देखी होगी उसका कैसल, उसका हॉगवर्ट्स, उसका स्कूल जहाँ पे वो पढ़ता था, एक कैसल। उसकी दीवारें, उनमें बहुत से काउंटलेस डोर्स हैं। वो सब के सब बहुत टाइटली लॉक्ड है। उन सब काउंटलेस डोर्स के पीछे एक विजडम छुपा हुआ है। ऐसा विजडम जो कि आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। उनमें से बहुत से दरवाजों के पीछे पावरफुल आइडियाज वो छुपे हुए हैं। उनमें बहुत से दरवाजों के पीछे कामयाबी के रास्ते छुपे हुए हैं। बट हियर्स अ कैच, और वो कैच क्या है? अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव द कीज। ओह माय गुड लॉर्ड। नाउ इमेजिन समवन टेलिंग यू कि भाई इन सब की चाबियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये कीज, ये चाबियां, ये कुंजियां स्कैटर्ड है, छुपी हुई हैं। कहाँ? किताबों में, जो कि अपने अपने दौर के ग्रेटेस्ट माइंड्स ने लिखी थी, फिलोसोफर्स ने लिखी थी, साइंटिस्ट्स ने लिखी थी, लीडर्स ने लिखी थी, थिंकर्स ने लिखी थी, जो कि हमसे पहले रह चुके हैं। कुछ ने अपने सीक्रेट्स किसी स्टोरी में छुपा दिए, किसी ने हिस्ट्री में छुपा दिए, किसी ने फिलॉसफी में छुपा दिए, किसी ने साइकोलॉजी में छुपा दिए।
किसी ने सेल्फ डिस्कवरी में छुपा दिया। द क्वेश्चन इज, विल यू फाइंड देम? क्या आप उनकी तलाश की चाह रखते हैं अपने दिल में, या फिर आप ऐसे ही उन सब दरवाजों से, उनके करीब से गुजर जाएंगे, आपको पता न चले कि उनके अंदर क्या था? ये बुक सेशन आपकी वो जर्नी है जिसमें आप वो कीज कलेक्ट करोगे, वन बाय वन। जो भी किताब इसमें देखी जाएगी वो एक न्यू डोर अनलॉक करेगी। आपका वे ऑफ थिंकिंग बदल के रख देगी। कुछ को अपने ही लाइफ पर्पसेस की क्लैरिटी मिलेगी, कुछ को स्ट्रेंथ मिल रही होगी। हाँ, आप दुनिया को एक डिफरेंट एंगल से देखने लग जाओगे। सो आज हम किसी रीडिंग सेशन का स्टार्ट नहीं कर रहे सिर्फ, ये तो अनसीन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, पावरफुल को गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन द क्वेश्चन इज, आर यू रेडी टू ओपन द डोर्स? आर यू? वेल, शरियार आना। इस बुक सेशन में इस साल की जो मेरी जो कमिटमेंट है वो है 50+ बुक्स की। अभी जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टिल अक्टूबर नवंबर, रमजान में ये क्लास वेनसडे या थर्सडे, एक दिन है जी। इन दोनों में से जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उनको ग्रुप में मैसेज आ जाया करेगा, रात 9 से 10:30 हुआ करे। रमजान में ज्यादा नहीं करना जी, बर्डनाइज किसी को ना खुद होना है। रमजान के बाद ये 2 डेज अ वीक चलेगी, वो यही वाली है, वेनसडे एंड थर्सडे, 9 से 10:30। विदाउट वेस्टिंग द टाइम फर्दर, हम देखते हैं आज की किताब। आज की किताब है
द ग्रेट इल्यूजन। इसे लिखा था नॉर्मन एंजल। जब मर्जी ज्वाइन करें जी, जितना लेट करेंगे उतनी किताबें मिस होती जाएंगी, सिंपल। ये सेशन हर उस इंसान के लिए है जो कि चाह रखता है किताबों की, नॉलेज की। चाहे वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, चाहे वो कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्कॉलर है, चाहे वो किसी competitive एग्जाम की तैयारी कर रहा है। भाई जिसको शौक है कि मैं देखूं किताबों में क्या है जो इस सेशन में कवर होती है। उसके बाद आपकी रीडिंग करनी भी आसान हो जाएगी, चीज़ों को रिलेट करना आसान हो जाएगा। किताबों का फ़ायदा मैं अगर आपको इधर बताने लगूं तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि अगर आपको ये नहीं पता कि किताबों का क्या फ़ायदा होता है तो फिर आप इस दुनिया में क्यों हैं। यू मस्ट क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस। क्योंकि आपको भी, आप चाहे जिस मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको आपके बनाने वाले ने भी किताब दी है। आप चाहे जिस मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और फाइनली उसने आपको कुरान दे दिया। सो द बुक इज द ओनली सर्वाइवल वन कुड एवर हैव। द ग्रेट इल्यूजन। आप चाहे कोई सर्विंग ऑफिसर है, मेरे पिछले सेशंस में सर्विंग ऑफिसर्स भी, मुझे नहीं था पता, वो तो बाद में उन्होंने मुझे बताया। इवन आर्मी के अभी भी राब्ते में रहते हैं वो। टाइम आपने स्मार्टली अपना स्पेंड करना है ना, तो आपको चीदा चीदा बातें मैं बता देता हूँ। इसमें आपकी मर्जी है, किताब पढ़नी पढ़ें, चीज़ें रिलेट हो जाती हैं। बाकी आप सर्च कर लें गूगल पे इधर उधर, कोई चीज़ आर्टिकल पढ़े होंगे, रिलेट हो जाएंगी। कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया, रिलेट हो जाएगा। तो बहुत जगह पे ये चीज़ें, मतलब हर जगह पे ये चीज़ें लग जाती हैं। द ग्रेट इल्यूजन जी, नॉर्मन एंजल। नॉर्मन एंजल कहते हैं द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स नहीं होती जी, ये फ्री क्लास है, इसकी नहीं हो रही, तो बाकी क्या रह गया जी पीछे। ठीक है, लेक्चर मिस तो बस मिस, जो लाइव आता है बस वही फैज पाता है जी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैं ही कंफर्टेबल नहीं होता रिकॉर्डिंग्स में। कॉमर्स इंडस्ट्री किसी भी नेशन की, किसी भी मुमलकत की, वो उसके पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, उनकी एक्सपेंशन पे डिपेंड नहीं करती। कॉमर्स इंडस्ट्री no longer depend upon the expansion of its political frontiers. Military power socially and economically
दोनों तरह से फ्यूटाइल है जी, नॉर्मन एंजल का मामला। हमने जी इसमें प्योरली वो चीज देखनी है जो ऑथर ने भेजी हुई है, इस किताब में लिखी हुई है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि इसकी कोई निगेशन में या इसका बिल्कुल ही काउंटर कोई और किताब आ जाए। तो हमने सिर्फ वही चीज देखनी होती है जो ऑथर पोर्ट्रे कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, हमने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं ज्यादा देखनी, हमने कोई इसे तबसरे नहीं करने, बस हमने वो देखना जो ऑथर ने इसके अंदर कहा है, दैट्स इट। मोर और लेस प्रेसी, आप ये समझ लें। ठीक हो गया। मिलिट्री पावर बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली फ्यूटाइल है। और मिलिट्री पावर का प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आज स्टेटस लगाया था, वो वाली किताब जो थी थोड़ी सी मुझे डिफिकल्ट लग रही थी फ्री क्लास के लिए, क्योंकि अजीम एस्पिरेंट्स होते हैं फ्री क्लास में आए हुए, तो मैं कहा डर ही ना जाए कहीं। तो वो वाली किताब मैंने भी रखी है जी। वो इसाया बर्लिन की थी जी, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। वो नहीं मैं करा रहा, वो जो मैंने स्टेटस लगाया था मेरे अजीज हम वतनों वाला। तो ये एक कदरे ज़रा थोड़ी इजी किताब थी, तो मैंने कहा चले मैं ये करा देता हूँ। ठीक है जी। वो ज़रा थोड़ी डिफिकल्ट है, लिबर्टी का आइडिया समझना हर बंदे के पास का रोग नहीं होता, तो मैं कोशिश करूंगा आगे जब करवाऊँ तो उसको और मजीद आसान कर दूँ। यही मेरा काम है। आज के लिए ये किताब है जी। प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल के साथ मिलिट्री पावर का कोई ताल्लुक नहीं है जो उसको एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। किसी भी नेशन के लिए बाय फोर्स किसी भी दूसरी नेशन की वेल्थ एंड ट्रेड, उसको सीज करना बाय फोर्स, वो इम्पॉसिबल है जी। वो किसी को सबजुगेट कर ले जी, अगली नेशन को जाके अपना गुलाम बना ले, अपनी विल को उसके ऊपर इम्पोज करना शुरू कर दे, अपनी ख्वाहिशात को। ये हर बंदा, आप में से हर बंदा भी यही कर रहा होता है ना, कि अपनी ख्वाहिश को दूसरे के ऊपर इम्पोज करना। तो एक किताब आती है जी, मुझे वो भूल गया है, उसका ऑथर हो सकता है मेरे किसी पुराने स्टूडेंट को याद हो। तो वो ऑथर कहता है कि इससे बड़ा गुलाम ही कोई नहीं होता जो अपनी ख्वाहिश दूसरों पे पोज करना चाहे। इससे बड़ा गुलाम ही कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा स्लेव है खुद। इस सब को वो कहता है इन शॉर्ट ये वॉर है, बाय फोर्स किसी दूसरे की वेल्थ को, ट्रेड को सीज करना या सब्जुगेट करना, अपनी विल को इम्पोज करना, दिस इज अ वॉर। इन शॉर्ट ये वॉर है। इवन कोई इसमें विक्टोरियस भी हो जाता है, फिर भी वो अपने उन एम्स को अचीव नहीं कर पाता जो हकीकत में लोग जिसकी जद्दोजहद कर रहे होते हैं। कि वाकई जो एक हकीकी एम है ना, ये भी स्टार्ट है जी, अभी आगे बात खुलती जाएगी। ये एक ऐसा एक सरप्ट होता है जो कि मेन आइडिया के पास होता है, वो शुरू में मैं वो बताता हूँ तो एक। तो इवन कोई जंग जीत भी जाए जी, तो वो नेम्स को नहीं पा पाता जो कि वाकई लोग जिसके लिए स्ट्राइव, जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं, वेल बीइंग, प्रॉस्पेरिटी, यही उसका है ना मकसद लोगों का। तो लेकिन वो कहते हैं नहीं आती है वॉर से। मेन आइडिया क्या है जिसके इर्द गिर्द पूरी किताब घूमती है? वो कहता है कि जो वॉर है ना बिटवीन एडवांस्ड नेशंस, दिस मेक्स नो सेंस, क्योंकि अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का दौर है। ये पढ़ के आपको खज होता है जी, वॉर बिटवीन एडवांस्ड नेशंस मेक्स नो सेंस इन एन एज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। वो बात कहां से शुरू करता है? वो शुरू करता है
वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। वो कहता है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी ये जेलस था। किससे? ब्रिटेन से। कि उसने कॉलोनाइजेशन की हुई है जी, उसने डोमिनियंस बनाए हुए हैं, उसकी बड़ी ट्रेडिंग पावर है, ट्रेडिंग प्रोवेस है जी, वेल्थ है जी उसके पास बहुत ज्यादा। और ये सब इस वजह से है क्योंकि वो एक्वायर करता है सुपीरियर नेवल पावर। ब्रिटेन थ्रू आउट द हिस्ट्री, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो, कोई जहमत कर ली हो कभी, या किसी ने कोई यूरोपियन हिस्ट्री कभी कोई सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो उसे पता होगा कि ब्रिटेन जो है थ्रू आउट द हिस्ट्री एक सुपीरियर नेवल पावर चलता है। पढ़ा हुआ जी किसी ने? तो जर्मनी की साथ साथ जी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जर्मनी ये चाहता था कि मेरे पास भी वही सब कुछ हो जो ब्रिटेन के पास है, तो उसने लार्ज मिलिट्री बिल्टअप स्टार्ट कर दिया। नॉर्मन एंजल कहते हैं कि इसी ने वर्ल्ड वॉर 1 के जो सीड्स है ना, वो सो की। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि हमने ये तो देखा कि जर्मनी एक एनवी फैक्टर रखता था इंग्लैंड से, ये सारी बातें ठीक हैं, वो सुपीरियर नेवल पावर चाहता था, उसने लार्ज मिलिट्री बिल्टअप स्टार्ट कर दिया। इसके बावजूद यूरोप ने एक इवेंट एक्सपीरियंस किया था, वो था फ्रैंको रशियन वॉर। प्रूशियन, प्रूशिया जी ये जर्मनी के इलाकों को कहते हैं। ये हुई थी 1870 से 71 में। यूरोप ने एक इतनी बड़ी वॉर एक्सपीरियंस की। इसके बाद से यूरोप में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई थी। और ये लगता था कि अब वॉर लेस लाइकली है। और इस एज में इतना बड़ा लार्ज स्केल का कॉन्फ्लिक्ट वो ग्रेटेस्ट फुली है। लेकिन वो कहता है हिस्ट्री ने ये विटनेस किया कि इस वॉर के चंद ही सालों बाद जर्मनी ने बेल्जियम को इन्वेड कर दिया, घुस गया उसके अंदर। अब देखो हिस्ट्री की भी बात चल रही है। वर्ल्ड वॉर 1 का शुरू हो गया ना काम, मोर और लेस 16 मिलियन पीपल जो उसने अपनी बुक में रिकॉर्ड किए, वो लुकमा अजल बन गए। और उसी के 20 सालों बाद वर्ल्ड वॉर 1 के वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसने 50 मिलियन पीपल लुकमा अजल बना दिया। अब ज़ाहिरन तो ये लग रहा था कि एंजल समेत जितने भी स्कॉलर उस टाइम ये बात कर रहे थे वो सारे जनाब डिल्यूजन का शिकार हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ने यूरोप को तो बड़ी हेल्प करनी थी कि वो पीस में रहता, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे ह्यूमन इरेशनैलिटी वो आड़े आ गई। फियर,
ग्रीड, राइट। ये यूजुअल कॉज ऑफ वॉर बने। ये हमेशा से थे और ये हमेशा रहेंगे भी। लेकिन एंजल कहता है कि क्या ये जो बात हो गई कि एडवांस नेशंस के दरमियान वॉर कोई सेंस नहीं रखती क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गई है, तो क्या इस आइडिया को डिसमिस कर दिया जाए? वो सवाल करता है फिर। वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर वो आपको बताता है वेयर द पावर इज। वो बात करता है, वो कहता है कि कोई भी नेशन, कोई भी स्टेट अपनी पॉपुलेशन एक्सपेंशन के लिए, अपनी इंडस्ट्री की इंक्रीमेंट के लिए, या फिर सिंपली टू इंश्योर द बेस्ट कंडीशंस फॉर इट्स पीपल, वो जाता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन की तरफ। ऐसा ही होता है जी। लैंड पकड़ो, जराए पकड़ो, तरक्की पाओ। और इसमें वो पॉलिटिकल फोर्स को दूसरों के अगेंस्ट यूज कर रहा होता है। जैसे वो कहता है फॉर एग्जांपल, जिस तरह जर्मनी ने नेवल पावर बनानी शुरू की, तो ये क्या एक्सप्रेशन था कि उसकी ग्रोइंग पॉपुलेशन है जी, और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो ब्रिटेन की कॉलोनीज को और उसकी ट्रेडिंग वेल्थ को हासिल कर लें थ्रू कॉन्क्वेस्ट। कहता ये आइडिया चला आ रहा था और इसी वजह से तो फिर जंग भी हो गई कि नेशनल प्रॉस्पेरिटी पॉलिटिकल पावर के ऊपर ही रेस्ट कर रही। इस तरह की पॉलिटिकल पावर कि आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन करो, वॉर पे चले जाओ, और बाय फोर्स, बाय कोerशन आप रिसोर्सेज को उसके ऊपर कब्जा कर लो। कहता पीसफुली भी नेशंस compete करती हैं, उसमें भी कंपटीशन चल रहा होता है, जिसमें वो एक दूसरे से बिजनेस हासिल करती हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स करती हैं, ट्रीटीज करती हैं। कॉपरेशन में भी उनका कंपटीशन चल रहा होता है। लेकिन कहता है कि स्टिफ कंपटीशन में वो ही ये नोट कर रहा है, वो सारी चीजें स्टिफ कंपटीशन में वो ही स्टेट जीतती है जो मिलिट्री पावर रखती है। ठीक है जी। वो कहता है ऐसा चला आ रहा है। इसको वो कहता है डार्विनियन जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल। डार्विन की क्या थ्योरी थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो यही है ना कि मिलिट्री पावर बढ़ाओ, फिट बनो। जितनी पावर बढ़ाते जाओगे, उतना फिट होते जाओगे, उतना आपका डोमिनेंस बनता जाएगा ग्लोब में। अब वो ये सारी चीजें नोट करके वो कहता है कि ये जितना भी आइडिया है ना ऊपर, ये सारा रेलिक है, ये पुराना हो गया। कहता है इट्स अ कारकस। ये एक वो जैसे जानवरों का वो एक कंकाल नहीं पड़ा होता, कभी आपने देखा हो नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो ये वो उसको ये रेलिक कह रहा है। कहता है ये गए दिनों की बात होगी। वो कहता है मेरे नजदीक नेशनल वेल्थ टेरिटोरियल एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कहता है कोई भी मुल्क या स्टेट वो वेल्दी हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है, विदाउट बीइंग बैक्ड बाय लार्ज मिलिट्री। 。 . 。 . 。 . 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
क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में वेल्थ है जो मैटर करती है, रॉ पावर मैटर नहीं करती। ये मिलिट्री रॉ पावर होती है ना, कि उसको आप जैसे मर्जी यूज कर लो। वो कहता है कोई टेरिटरी अगर हासिल कर भी लेता है तो उसको उतना फायदा होता ही नहीं है, तो उसने ऊपर भी बात कर ली थी पहले पैरे में। अब इधर वो एक मजेदार आर्गुमेंट बनाने लगा। वो कहता है इस कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड ग्लोब में जो भी स्टेट वॉर पे जाती है वो तो लेस फिट है। आप उसको, ये ऊपर जो उसने नोट किया था कि ये डार्विनियन जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है जी, वो ज्यादा फिट है जो जाएगी वॉर पे या एक्सपेंशन करेगी, वो कहते हैं मेरे नजदीक ये लेस फिट है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जो कॉन्क्वेस्ट देख रही है, इसका मतलब है कि देर इज समथिंग लैकिंग एट होम। अब ये इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि ये आप, अब आपने पता नहीं पाकिस्तान हिस्ट्री कैसी पढ़ी हुई है कैसी नहीं पढ़ी हुई। पढ़ी हुई है जी पाकिस्तान हिस्ट्री। प्री उसमें पोस्ट पार्टीशन में जब 1965 की जंग लगती है तो कितने हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दैट वाज अ डाइवर्जन, कि फातिमा जिन्ना हार चुकी थी, कौम बहुत ज्यादा एग्रीव्ड थी, उसकी टेंशन चेंज करने के लिए कितना बड़ा डिबैकल किया, लेकिन उसके बाद भी जब दोबारा से वो चीज उठी तो सदर अयूब को इस्तीफा देना पड़ गया। पता नहीं आपने हिस्ट्री पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो नॉर्मन एंजल का ये आर्गुमेंट वहां पे फिट बैठता। समझ आ रही है जी किसी को? देयर इज समथिंग लैकिंग एट होम। वो कहता है फिटेस्ट नेशन कौन सी हैं? फिटेस्ट नेशंस वो हैं जो कि इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं डोमेस्टिकली, इंटरनली। उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो दूसरों के रिसोर्सेज को जाके अप्रोप्रिएट करें, इलीगली कोर्सिव मेयर्स के थ्रू उनको कब्जा कर लें। उसका एक बहुत मशहूर कोट है जो कि ऐसे की स्टेटमेंट बन सकता है। द वॉर लाइक नेशंस, द वॉर लाइक नेशंस डू नॉट इनहेरिट द अर्थ। अब आपने ये किताब देखी है, अब आपको इसका डेनोटेटिव मीनिंग तो क्लियर हो जाना चाहिए कि नॉर्मन एंजल क्यों ये बात कर रहा है, क्या उसकी साइकोलॉजी फिलॉसफी है इस कोट के पीछे। द वॉर लाइक नेशंस डू नॉट इनहेरिट द अर्थ। इस पे आपको कुरान के कितनी रेफरेंसेस मिल जाते हैं। किसी को याद आती है आयत? सर थोड़ा स्लो। यार इससे स्लो अली खान में क्या पढ़ाऊं?
क्या पढ़ाऊँ किस लोग? स्पीड इतनी तेज है जी? होगा जी बाइबल में भी, इधर तो नॉर्मन एंजल ने यूज किया ये। सूरह रूम में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि corruption has appeared on land and sea because of what people's hand have earned, so that he may let them taste some of what they have done, that perhaps they will return। सूरह रूम 41। और फिर सूरह अनफाल में एक बड़ी आयत आती है डायरेक्ट, कि ये जो डिसबिलीवर्स हैं ये अपनी वेल्थ को लोगों को सीधे रास्ते से रोकने में लगाते हैं, और उसको लगाते जाते हैं, बट इन द एंड इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ रिग्रेट फॉर देम, दे विल बी ओवरकम। कितनी आपको मिल जाती हैं, तो कितना रिलेट हो जाता है इसको। ठीक है, इस्लामियत में भी ये फिट हो जाती है चीज। समझ आ रही है? और वो उसको इनहेरिट नहीं करते, और ये डिकेइंग, इसको वो कहता है डिकेइंग ह्यूमन एलिमेंट, कि ये तो इंसान की डिग्निटी के अगेंस्ट है। और वो कितना फार साइटेड था इसमें, कि टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड एज में आइडियाज आपको पता है कि कितनी जल्दी से स्प्रेड करते हैं। आइडिया होता है ना जो स्प्रेड करता है। आपने देखा होगा कि कितनी जो अपराइजिंग्स हुई हैं सोशल मीडिया के थ्रू हुई हैं ये मॉडर्न एरा में। तो सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मिलती है अरब स्प्रिंग की। तो वो कहता है कि जो इस तरह अटेम्प्ट करते हैं एक्सप्लॉइट करने की, या फिर लोगों के राइट्स को वो डिनाई करते हैं, तो फिर अपराइजिंग हो जाती है। ह्यूमन एलिमेंट डिके हो रहा है ना। ये सिर्फ वीक स्टेट ही है जो वॉर वेज करेगी, ऑफेंसिव वॉर, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक डिसयूनिटी और वीकनेस को डिस्गाइज कर सके। यही बात एक और किताब में भी की हुई है सुन तजू ने, वो भी आ जाएगी आगे, आर्ट ऑफ वॉर। बहुत मजेदार किताब है। फिर वो आगे कहता है वेयर वेल्थ इज, वेल्थ का है। मिलिट्री पावर को वेल्थ समझना, वो कहता है ये एक सुपरस्टिशन है। और ये एक मिथ है कि कंट्री की मिलिट्री जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। आपको कितनी एग्जांपल वो कहता है मिल जाती है, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, अब आजकल का आप देखो तो सिंगापुर, स्वीडन। इनकी जरा गूगल कर लीजिएगा पर कैपिटा इनकम, और इनकी आर्मी देख लीजिएगा कितनी है जी। इनकी पर कैपिटा इनकम जरा गूगल कर लीजिएगा, और इनकी आर्मी भी देख लीजिएगा कितनी का है। और भी आपको काफी कंट्रीज मिल जाएंगी इस तरह की। वो कहता है इनका हर छोटे से छोटा बिट भी एज वेल्दियर एज बिगर स्टेट्स है।
और कुछ केसेस में तो वो कहता है ज्यादा है उनसे। इतना बड़ा डिफरेंस। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं इधर, एज कम्पेयर टू द लेस वैल्यूएबल सिक्योरिटीज ऑफ हाईली मिलिटराइज्ड स्टेट्स, जिसमें वो रगड़ता है इधर रशिया और जर्मनी को, बेसिकली सोशलिज्म और नाजिज्म को रगड़ रहा है ना। वो कहता है वेल्थ तो कहाँ पे लाई कर रही है, रिलेशनशिप्स में। इसके ऊपर भी एक आयत याद आ रही मुझे। वो कहता है जब आप वॉर करते हैं ना तो ये रिलेशनशिप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो एक आयत है, मुझे उसका वो एग्जैक्ट रेफरेंस भूल गया, कि वो अल्लाह ताला ने आपको जो है वो एक जोड़े से बनाया, फिर कबीले बना दिए, ठीक है, ताकि तुम एक दूसरे को जानो पहचानो। तो ये रिलेशनशिप की बात हो रही है उस आयत में, इंटरकनेक्टेडनेस की बात हो रही है। समझ आ रही है? सर कदीर भी हैं क्लास में, सो वी वेलकम सर कदीर ऑल्सो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। और आपकी मिल्लत का तो फाउंडेशन ही असबिया पे है। जैद अच्छा आपने ये टर्म यूज किया है। ठीक है। तो वो असबिया ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप, मुसलमानों को सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन का सामना रहा है वो आपसी लड़ाइयों की वजह से रहा है। हमेशा हमेशा गद्दारा ने आहो किया है, आपसी लड़ाइयों ने मरवाया आपको। अभी भी यही हाल है। पूरा फलस्तीन बर्बाद कर दिया उन्होंने, आपने क्या कर लिया? आप बयान देने जोगे भी नहीं है। क्या? बयान देने जोगे भी नहीं है, करना तो दूर की बात। तो आपकी वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उसकी वजह से आपके रिलेशंस बर्बाद हैं, तो आपकी पावर ही कोई नहीं, क्योंकि आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामा। समझ आ रही है बात? देखो किधर से किधर निकल जाती है। पढ़ हम किसको रहे हैं? नॉर्मन एंजल को। बात किधर से किधर निकल रही है। समझ आ रही है? यार मुझे आप लोग बताया करें ना, मैं आप लोगों से पढ़ रहा होता हूँ। मैं आप लोगों से एनर्जी पकड़ रहा होता हूँ। Wealth lies in relationships, and when war or invasion occurs, these relationships are often broken. चलो शुक्र है। अच्छा, अब इधर वो ना एक और इल्यूजन तोड़ने लगा है। वो कहता है वो जो ब्रिटेन की जो पावर, जो जर्मनी जिससे एनवी रखता था, जेलसी रखता था, कि भाई वो अपनी कॉलोनीज की वजह से रिच हो रहा है, अपनी नेवल पावर की वजह से उसको मिल रही है। वो कहता है ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज को कभी ओन नहीं था किया। उसमें क्या होता था, वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट नेशंस थी जिनको वो कॉलोनी बना लेता था, ठीक है। सिंपली वो क्या करता था, उनको अपने ट्रेडिंग नेटवर्क में ले आता था। चेक करो जरा वो कर क्या रहा है उससे। क्वेश्चन से भी वो ट्रेडिंग नेटवर्क ही बढ़ा रहा है, मतलब वेल्थ बढ़ा रहा है ना अपनी। तो कहता है कोई और कंट्री अगर उसकी कॉलोनीज को सीज कर भी लेती तो उसको इतना फायदा होना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी नेवल पावर थे ही नहीं। भाई वो आपका जो जराए मवासलात है वो तो है ही नहीं आपके पास, तो फिर तुसी कॉलोनाइजेशन करके भी की करना है। कितना मजेदार उसने ऐसा जवाब दिया यहाँ पे, कि ट्रेडिंग नेटवर्क ही उसने जोड़े हैं। सब कॉन्टिनेंट में भी गोरा एज अ ट्रेडर आया था ना, याद करो। किधर से किधर बात निकल जाती है। आ रही है समझ? तो वो अपने ट्रेडिंग नेटवर्क में बेशक क्वेश्चन से ले आता था, लेकिन जब तक वो ट्रेडिंग नेटवर्क नहीं बिल्ड होता था तब तक वो कॉलोनाइजेशन का भी फायदा कोई।
चलो गुड हो गया। फिर जी फिलोसफी ऑफ फोर्स। साइकोलॉजिकल केस ऑफ वॉर बनाता है वो कहते हैं मैं एक ऐसी चीज को एड्रेस करने लगा हूं जो कि मेरी थ्योरी के ऊपर एक ऑब्जेक्शन, चीफ ऑब्जेक्शन बन सकता है। कि देखिए जी, वैसे तो लॉजिकल केस बनता ही नहीं जी इकोनॉमिकली लिंक कंट्रीज में, लेकिन कहता है कि एक ऐसी चीज है कि जो कि हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। वो क्या, उसने पहले भी बात की थी, दैट इज इर्रेशनल नेचर ऑफ ह्यूमंस। वैनिटी, राइवलरी, प्राइड ऑफ प्लेस, द डिजायर टू बी फर्स्ट, ग्रेट सिचुएशन को ऑक्यूपाई करना। इसको आप पर्सनल लेवल पे भी ले सकते हैं। पावर, टू हैव पावर और प्रेस्टीज। कोई आपकी रिसेंटमेंट हो सकती है, वो जैसे आपकी हिस्टोरिकल रिसेंटमेंट विद इंडिया चलती आ रही है। कोई इंसल्ट हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है, इनहेरेंट हॉस्टिलिटी हो सकती है। इनहेरेंट हॉस्टिलिटी जो कि राइवल नेशंस के दरमियान पाई जाती है। वो कहता है कि अगर वॉर सिंपली मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स होती ना, तो कहता है कि शायद वॉर होती ही ना, अगर सिंपली ये मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स होती। लेकिन ये मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये मैटर ऑफ दिस है, इरेशनल नेचर ऑफ ह्यूमन ये। इसलिए कहता है कि इकोनॉमिकली कनेक्टेड भी नेशंस हो ना, तो फिर भी वॉर हो जाती। एक और बड़ा जबरदस्त जुमला, नेशंस गो टू वॉर when their blood is up, when their blood is up। मतलब उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स पीक पे हो, नेशनलिज्म पीक पे हो, कोई और कोई तड़का लगा हो पीछे से। तो नेशंस गो टू वॉर व्हेन देयर ब्लड इज अप। और उसकी कोई भी कहता मॉरल रीजनिंग किसी मटेरियल कंडीशन के साथ आप नहीं जोड़ सकते। वो कहता है इसी फिलोसफी ऑफ फोर्स को आप देखें तो जर्मनी क्यों वॉर पे चला गया। अभी भी आप देखो ये जो एनेक्सेशन रशिया ने की है अभी रिसेंट, कौन सी एनेक्सेशन हुई है जी? लेटेस्ट एनेक्सेशन अभी जो रिसेंट हिस्ट्री में हुई है वो कौन सी हुई है कि रशिया को आप रोक नहीं पाए कुछ भी। तो वो कहता है ये वही है कि जो जर्मनी की विल थी लिविंग स्पेस हासिल करने की, और वो समझता था कि ये मेरा आइडियलिस्टिक राइट है। ठीक है, तो सेम लग गया इधर रशिया पे भी। क्यों? क्योंकि वो कहता है इरेशनल नेचर है, वो तो चलती आ रही है। फिर एक और मजेदार आर्गुमेंट देता है, वो कहता है फिर एक और रीजन होती है वॉर की, फिलोसफी ऑफ फोर्स वो बता रहा ना आप। वो कहता है कि गॉड यूज्ड टू वे अप द वर्च्यू ऑफ नेशंस। हाय हाय।
वो कहता है कि जो गॉड है ना वो जांच रहा है वर्चू ऑफ नेशंस को थ्रू वॉर। लॉयल्टी, इसमें वो कहता है लॉयल्टी चेक हो रही है, टिनेसिटी चेक हो रही है लोगों की, हीरोइज्म चेक हो रही है, फिजिकल हेल्थ चेक हो रही है। जो भी क्वालिटीज कहता है जो वॉर में एक्सपोज हो जाती है ना, तो वो वर्च्यू ऑफ नेशन टेस्ट हो रहे हैं इसमें। ये भी एक वो बनाता है फिलोसफी ऑफ वॉर, फिलोसफी ऑफ फोर्स। वो कहता है ये तो यूनिवर्सल लॉ से बाहर निकल के चीज आ रही है। अब इसको बड़ा मजेदार उसने बयान किया कि ये कोई ह्यूमन, कहता है इतनी भी कोई ह्यूमन इरेशनैलिटी नहीं रह जाती, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। कैसे? नेचुरल सिलेक्शन। भाई वॉर जो है वो एक्सटेंशन ऑफ कंपटीशन अमंग नेशंस, सिविलाइजेशन फॉर रिसोर्सेज, पावर एंड सिक्योरिटी। फिर ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज की गेम है। ये भी नेचुरल है कि आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में। थीसिस एंटीथीसिस लीडिंग टू अ न्यू सिंथेसिस। हेगेलियन डायलेक्टिक कहते हैं इसको। हेगेलियन, हेगल एक फिलोसोफर था, उसने ये मेथड दिया था, हेगेलियन डायलेक्टिक। थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस, कि कोई भी आइडिया आया उसका एंटी आइडिया आएगा, और वो दोनों जब एक दूसरे में वजेंगे तो एक नई चीज बन के सामने आ जाएगी। तो वो कहते हैं वॉर इन दिस व्यू एक नेसेसरी फोर्स बन जाता है कि वो सिविलाइजेशंस को एडवांस कर रहा है, ह्यूमन प्रोग्रेस करा रहा है। फिर कहता है थर्मोडायनामिक। ये आपने एफएससी में या एफए में पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक एनालॉजी। थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं पढ़ा था? रिलीज ऑफ बिल्ट अप टेंशंस। कि कोई एनर्जी का इम्बैलेंस हुआ है तो उसने फिर बैलेंस भी तो करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी फिर। जैसे नेचर में स्टॉर्म्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, एक मिनट दो यार जरा, मैं, एक मिनट जरा। यार ये मैप आपको भेजा नहीं था, एक मिनट दें मैं आपको बताता हूँ। ये हैं, मैं एक मिनट मैप खोलूँ जरा, ठहरें जी। ये मैप अटक से जनाब आ रहा है जी अंदर, ये फिर बाहर चला जाता है केपीके में। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਪੀਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਭੱਕਰ ਦੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਕੇਪੀਕੇ, ਫਿਰ ਲਈਆ ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਈਆ ਪੂਰਾ, ਲਈਆ और डीजी खान की बाउंड्री, कोट अद्दू, कोट अद्दू डीजी खान की बाउंड्री बिल्कुल दोनों के एडजेसेंट चलता आ रहा है। मुजफ्फरगढ़ में एंटर हुआ, मुजफ्फरगढ़ से हाँ राजनपुर भी जा रहा है ये, फिर रहीम यार खान पूरा। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9, 9 डिस्ट्रिक्ट ने जी। हाँ बिल्कुल, 9 डिस्ट्रिक्ट। ये सारे डीसीआर ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ मैप जरा देख लो ਇਹਦੇ ਤੋਂ, पीडीएम में तो कर लो जरा राब्ता। रिवर बेड, यस। ओके, और मैं क्लास हो रही है, मैं करदा ओके। सॉरी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। तो ये जस्ट एक नेचुरल रिलीज ऑफ बिल्ट अप टेंशन है।
लेकिन वो कहता है इस सब में होता क्या है, वो जो वर्चू ऑफ पेशेंस है ना, जो कि आपको पर्सनल लाइफ में भी चाहिए और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी चाहिए, वो कहीं पे खो जाता है जाके इस सब में। ठीक हो गया। फिर वो फिलोसफी ऑफ पीस देता है। ये आखिरी बात करनी है इसमें, फिलोसफी ऑफ पीस। एंजल जब ये किताब लिख रहे थे तो तब पैसिफिस्ट्स को ना बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये बड़े जी अनड्यूली आइडियलिस्टिक हैं जी, सेंटिमेंटल हैं, ये बिल्कुल ही ओब्लिवियस हो जाते हैं हार्ड नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमंस पे, कि वो किस तरह से हार्ड वर्ल्ड में स्ट्रगल करते हैं, ये उनकी जरूरत होती है। तो ये बड़े क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ते थे पैसिफिस्ट्स को। तो ये तो बिल्कुल ही जी ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट बात आप कर देते हैं जी कि ये वॉर बड़ी रैशनल है। लेकिन वो कहता है कि इस एटीट्यूड में बड़ा शिफ्ट आया, क्योंकि अब जो पीस को सीख कर रहे हैं ना, वो भी बड़े मटेरियलिस्टिक है। तो ये सिर्फ एक अनड्यूली आइडियलिस्टिक आइडिया नहीं रह गया पीस का, मटेरियलिस्टिक भी पीस को सीख कर रहे हैं। वो मॉरल और आइडियलिस्टिक रीजंस ऑफ वॉर को डिनाई करते हैं। क्यों? क्योंकि कहता है वो भी कंफर्ट चाहते हैं जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री से हासिल होती है। कहता है पहले तो कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी सिंपल सा कोई स्लाइटेस्ट डेमो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आया या फिर पावर गेनिंग रीजन आ गई तो वॉर पे चले जाती थी। लेकिन अब कहता है कि वॉर पे वही कंट्री जाएगी जिसकी जनरल पब्लिक में दम होगा, मतलब कि जनरल पब्लिक इन पर्टिकुलर ऑफ दैट कंट्री हैड अ स्टमक फॉर इट। अदरवाइज वो कहता है कि आप वॉर पे नहीं जाओगे अनटिल अनलेस कि उससे बहुत ही वेलबींग निकलने का कोई आपको प्रोडिक्शन मिल रही हो। इसीलिए वो कहता है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जो अनड्यू इंटरवेंशंस थी उसको पब्लिक सपोर्ट भी नहीं मिली। टोनी ब्लेयर की कुछ अनड्यू इंटरवेंशंस थी, उनको भी पब्लिक सपोर्ट नहीं मिली। किसी को याद है जी ये कौन सी हैं? हाँ जी। तो देखो पीछे क्या फिलोसफियां चल रही होती हैं। और वो कहता है कि इवन उनकी पब्लिक उनको वॉर क्रिमिनल्स ब्रांड कर देती है। वो कहता है कि मैं इधर वो जो डार्विनियन स्ट्रगल ऑफ लाइफ है ना उसको भी निगेट करता हूँ, क्योंकि जब उसने ये बात की ना तो तब मेजर इंटेलेक्चुअल सपोर्ट वॉर मेकिंग के लिए होती थी। लेकिन ब्रिटेन ने भी जो प्रॉस्पेरिटी हासिल की है, आपको लगता है कि कॉलोनाइजेशन से किया है? सबसे पहले उसने डोमेस्टिकली यूनाइट किया है अपनी फैक्शंस को, फिर जाके वो प्रॉस्पर हुआ है। तो कुछ इलाकों के नाम लिखता है वो, अब आप मैं लूंगा इधर तो मुश्किल हो जाएंगे, बस इतने समझना काफी है कि डोमेस्टिकली वो यूनाइट हुआ पहले, वेरियस पार्ट ऑफ कंट्रीज यूनाइटिंग एज वन। तो इसीलिए अगर इसको कहता है ग्लोबली भी देख लिया जाए, इसी मॉडल को अगर हम ग्लोबल लगाएं, ग्लोबल लेवल पे, तो बेस्ट अडॉप्टेड क्या होगा जी? कॉपरेशन, टू अचीव द बेस्ट आउटकम्स फॉर ऑल। सिर्फ उस कंट्री के लिए नहीं, बट फॉर द होल प्लानट। सो जैसे जैसे कहता है अवेयरनेस बढ़ती है, वैसे वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है।
तो रियल वर्ल्ड में आपको जो कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं, इवन मॉडर्न वर्ल्ड में भी, वो कहता है कि वो इसी वजह से ही होते हैं कि उनका दुनिया को देखने का एंगल ही डिफरेंट होता है, आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, जैसे डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक, सोशलिज्म या इंडिविजुअलिज्म, रिएक्शन या प्रोग्रेस। तो वो उनका लेंस ही डिफरेंट होता है। एंड बस वो यही बात करता है, कहते हैं ये जो मेरा फेथ है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे, ये एक दिन वॉर को ख़त्म कर देगा, और किसी भी किस्म का जो कन्फ्लिक्ट है उससे कोई डिविडेंड हासिल नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वॉर कभी होगी नहीं। इसका ये मतलब है कि वो बिल्कुल फ्यूटाइल रह जाएगी, उसका पर्पज ही मर जाएगा। यहाँ पे वो बात ख़त्म कर देता है जी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट अगर अभी एनरोल नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं जी। सादिया। और एनरोल हो सकते हैं अक्टूबर नवंबर तक। ठीक हो गया जी। समझ आ गई जी सारों को। फीडबैक देते जाना यार।